सभी को ओम। परम पूज्य गुरुदेव परम पूज्य आचार्य श्री की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए हम इस सत्र की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो सत्र है, मूल विषय है अपना, इसमें पतंजलि वेलनेस को समझना और कैसे जो आज की जो अत्याधुनिक, जिसको हम इंटीग्रेटेड पैथी, पूज्य गुरुदेव पूज्य आचार्य श्री के द्वारा जो नाम दिया गया है, इसको इंटीग्रेटेड पैथी हम इसको कहते हैं। इसमें समस्त जो अपनी प्राकृतिक विधाएं हैं उनका एक समग्र रूप से हम उपयोग करते हैं किसी भी बीमारी का उपचार के लिए, उससे बिल्कुल मुक्त होने के लिए। दूसरा, एक ऐसी जीवन शैली जीते हैं और सिखाते हैं हम पतंजलि वेलनेस के द्वारा कि आप रोग मुक्त होकर के किसी भी प्रकार से, मानसिक, शारीरिक, आत्मिक, किसी भी प्रकार के रोगों से मुक्त होकर के कैसे निरोगी काया और स्वस्थ और प्रसन्न चित्त रह सकते हैं सदैव। और अपनी उम्र के साथ आप शरीर और मन विचार बढ़े, बट शरीर में जो है बीमारियां या एजिंग, जिसको बोलते हैं हम, एजिंग प्रोसेस को हम ना बढ़ने दें। तो यही एक जो टेक्निक है जो हमारे ऋषि मुनियों ने परंपराओं में, अपनी वैदिक और सनातन संस्कृति में हजारों लाखों वर्ष से हमारे ऋषि मुनि भी इसको प्रैक्टिस कर रहे थे, और इसी को एक जीवन शैली में दिया गया। जो हमारी सनातन जीवन शैली है उसमें इसको अलग अलग रूपों में हम इसको दर्शन में देखते हैं और हम इसको फील करते हैं कि कैसे हमारी जो भारतीय सभ्यता है इसमें बाय डिफॉल्ट बताया गया है कि कोई रोगी हो ही ना, और हमारे वात पित्त कफ को बैलेंस करके एक एनर्जी के साथ, एक सदैव यूथ के साथ, यंग होते हुए कैसे जीवन जिया जाए, उसका पूर्णतया सदुपयोग किया जाए। तो इस विषय में हम पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहूंगा पतंजलि वेलनेस का, बिल्कुल शॉर्ट में। जो डिटेल प्रश्न हो सब आप बात के लिए लिख के नोट करके रखिएगा। अभी तो पहले हम क्विकली इसको एक समझ लेते हैं। और जो पतंजलि वेलनेस है, आप सभी इसमें जुड़े भी हुए हैं और आपके वहां से, आपके राज्यों से हमारे पास कंटिन्यूस स्वास्थ्य साधक आते रहते हैं। हरिद्वार में, जो हमारे हरिद्वार में जो दो मुख्य केंद्र हैं वो है, पहला योगग्राम, उसी में एक निरामयम अपना है जो थोड़ा सा लग्जरी है, योगग्राम निरामयम। तो योगग्राम में लगभग हमारे पास अभी 1300 बेड की व्यवस्था है। 1300 व्यक्ति रोजाना थेरेपी, उपचार एवं जीवन शैली सीख सकते हैं। और निरामयम में लगभग हमारे पास 200 बेड की व्यवस्था है, जिसमें जो चार्जेस हैं वो निरामयम के थोड़े से ज्यादा हैं, 10,000, 15, 30 और 50,000 प्रतिदिन। और जो योगग्राम है वहाँ 5, 6.5, 7.5, और निरामयम में भी लगभग 6,500 और 10,000, और जो एक दो कुछ वीआईपी रूम है वो 16,000 के। तो इस तरह से हमारी जो एक दिन का चार्ज रहता है, इसमें 2 जनों का रहना, खाना पीना और पूरी तरह से थेरेपी सब इंक्लूसिव होती है। जो कि अगर हम अलग अलग अगर कैलकुलेट करें तो जो रूम चार्ज जो बताया उससे कई ज्यादा होती है। मतलब ये एक आप सोचेंगे कि बाहर मार्केट में या बाहर कोई भी अगर पंचकर्म केंद्र है तो वे सिर्फ एक शिरोधारा के लगभग 2,000 रुपए, एक अभ्यंग के लगभग 1,000 रुपए ले लेते हैं, एक स्टीम के लगभग 500 रुपए। तो इस प्रकार से जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है वो भी पतंजलि वेलनेस में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा आपको जो लाभ मिल रहा है, जो आप दे रहे हैं वो कई गुना ज्यादा है जिससे आप दे रहे हैं। तो ये हमारा मुख्य जो कोर इंस्टीट्यूट ऑफ पतंजलि वेलनेस है वो है योगग्राम निरामयम। उसी के द्वारा जो बना हुआ है पतंजलि वेलनेस, पतंजलि योगपीठ फेज 2। यहाँ पे लगभग हमारे पास 1700 स्वास्थ्य साधकों के रहने, खाने, पीने, उपचार की व्यवस्था है, और लगभग 1500-1700 तक लगभग रोगी हमारे पास साल भर बने रहते हैं अलग अलग समय पे। और इसके अलावा तो पूरे भारतवर्ष में अभी अपने हैं पतंजलि योगपीठ के हमारे वेदा लाइफ, पतंजलि वेदा लाइफ ऋषिकेश से लगभग 2 घंटे दूर है। ऋषिकेश के आगे पतंजलि वेदा लाइफ, तो पहाड़ के ऊपर है ये, पोखरी पे। और इसके अलावा अपना है पतंजलि योगपीठ मोदी नगर, दिल्ली के पास में जो है मोदी नगर। और पतंजलि योगपीठ अपना गुवाहाटी में अभी रिसेंटली
पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से स्टार्ट हुआ है गुवाहाटी में। तो नॉर्थ ईस्ट के लिए वो एक बड़ा केंद्र बना है, पतंजलि योगपीठ वेलनेस गुवाहाटी मिर्जा में वहां पे। तो ये तो हमारे हैं, और इसके अलावा जैसे जो फ्रेंचाइजी मॉडल है हमारा, उसमें भी लगभग हमारे अभी 25 के आसपास केंद्र फंक्शनल है। तो इसमें लगभग हमारे दो मॉडल होते हैं बेसिकली। एक होता है रेजिडेंशियल, जैसे योग ग्राम निरामयम और पतंजलि वेलनेस। यहाँ पे हम रेजिडेंशियल प्रोग्राम कराते हैं। जो स्वस्थ व्यक्ति है, जैसे आप लोग हैं, हम लोग हैं, हम जैसे जो स्वस्थ व्यक्ति है वो भी यहाँ पे साल में लगभग एक बार आते हैं या आना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि बॉडी की सर्विसिंग, जैसे हम वाहन की हर साल सर्विसिंग कराते हैं, साइकिल की, कार की, बाइक की, उसी प्रकार से बॉडी की भी सर्विसिंग बहुत अति आवश्यक है। जैसे अभी नवरात्रि चल रही है, 9 दिन का जो उपवास है, ये भी बॉडी की सर्विसिंग, और सिंपल वर्ड्स में आप लोग समझते, शुद्धिकरण, डिटॉक्सिफिकेशन। जो शरीर के अंदर कुछ गंदगी, वात पित्त कफ का इम्बैलेंस, जिसको मॉर्बिड मैटर कहते हैं, वो जम गया, तो वो इन समय में शरीर से निकल जाए, तो शरीर और एनर्जेटिक और हमारा बैलेंस्ड बॉडी एंड माइंड रहे। तो इस कॉन्सेप्ट पे अपने सारे केंद्र लगभग एक ही, और ओपीडी केंद्र का मैं बता था, एक हो गया आईपीडी, तो लगभग अपने अभी 10 के आसपास आईपीडी केंद्र है। और ओपीडी तो हर राज्य में, आपके महाराष्ट्र में भी, अपने नासिक में और पुणे में अपना आईपीडी भी है, आत्मबोध, पतंजलि वेलनेस आत्मबोध के नाम से। और उसके अलावा आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में भी कई सारे, जबलपुर में है, इंदौर में है, कई सारे अब वेलनेस में कन्वर्ट भी हो रहे हैं। जो अपने मेगा स्टोर्स हैं वो भी पतंजलि वेलनेस का जो इंटीग्रेटेड पैथी का जो थेरेपी का केंद्र है वो भी एस्टेब्लिश धीरे धीरे करते जा रहे हैं। तो जो ओपीडी मॉडल है ये अपने मेगा स्टोर से या एक शहर में एक बिल्डिंग में बना हुआ केंद्र है, जिसमें बेसिकली इसका एक छोटा मॉडल जो अपना पतंजलि वेलनेस फेज 2 हरिद्वार है, इसका थेरेपी का एक छोटा केंद्र वहां पे एस्टेब्लिश किया गया है, ताकि 30 से 50-60 लोगों की सुबह से शाम तक सारी थेरेपी की जाए। तो इसको आप समझ लीजिए। और यही मॉडल अभी भारतवर्ष से बाहर भी कुछ अपने सेंटर केंद्र खुलने जा रहे हैं, और अपने भारतवर्ष में भी हर जगह लोगों का काफी उत्साह है कि इसको ज्यादा से ज्यादा खोलें। इस पूज्य गुरुदेव के इस अपने जो स्वास्थ्य के मिशन है हमारा, हर भारतीय, हर नागरिक स्वस्थ रहे और रोगों से मुक्त रहे, इससे जुड़े, योग से जुड़े, तो इसके साथ जुड़ रहे हैं। तो आप बिल्कुल इसको अच्छे से समझ लें, ताकि आप लोगों के लिए भी, खुद के स्वास्थ्य के लिए, और जिन लोगों को आप अपना योग का प्रचार, अपने पतंजलि के मार्गदर्शन करते हैं, उनका प्रचार करते हैं, तो वो भी आप उनको उन तक प्रॉपर पहुंचा चाहे, और आप लोग उनको गाइड कर सके कि उस बीमारी के लिए, किस बीमारी के लिए किस समय पे उसको आप यहाँ पे भेज सकते हैं जी। तो मैं शुरुआत करता हूँ। अब पतंजलि वेलनेस में हम किस प्रकार के स्वास्थ्य साधकों को लेते हैं और क्या प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया जान पाना सबसे जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को पता रहेगा तो इजी रहेगा। तो जो अपना पतंजलि वेलनेस है, मैंने जैसे बताया, फर्स्ट जो आते हैं वो है डिटॉक्सिफिकेशन। लगभग अपने 140 करोड़ की जनसंख्या है भारतवर्ष में, और आप ये माने ना माने, जो भी थोड़ा सा अब 20-25 वर्ष के ऊपर हैं, तो उनको साल में एक बार शुद्धिकरण करवाना ही चाहिए। तो 5 ये दिन या 7 दिन का जो अपना मिनिमम प्रोग्राम है वो सबको अटेंड करना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, पहले दिन जो है, आप जैसे वेलनेस में आए तो पहले दिन आपका है पूरी डिटेल कंसल्टेशन होता है। हमारे योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारे BNYS और MD डॉक्टर्स है, जैसे कि मैं हूँ एक, मैंने बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस कर्नाटक से किया है 5.5 साल का, और 3 साल के MD भी की है क्लिनिकल नेचुरोपैथी में। तो सबसे पहली जो है नेचुरोपैथी वैद्य से आप मिलते हैं, तो वह आपका पूरी तरह से नेचुरल एनालिसिस करके, आपकी जीवन शैली का एनालिसिस करके, आपके मन की जो कुंठाएं हैं, मन में आपके स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ज्यादा विचार आते हैं, नींद नहीं आती है, या फिर नेगेटिव माइंडसेट हो रखा है लंबे समय से, जो कि लगभग आज की तारीख में
90% बीमारियों का जो आजकल मॉडर्न साइंस भी कह रहा है, जो रूट कॉज जिसको कहते हैं, रूट कॉज किस कारण क्या है, तो वो है माइंड, मन। आदिजा व्याधि, आप सबने योग में पढ़ा होगा कभी ना कभी, आदिजा व्याधि और अनादिजा व्याधि। तो आदिजा व्याधि इस मन के जो अपने गुस्सा है, अत्यधिक एंजाइटी है, तनाव है, कहीं ना कहीं वो शरीर पे जो अफेक्ट कर रहा है, उसके कारण लंबे समय में शरीर में एक बीमारी का एक उत्पन्न हो रही है, बीमारी उत्पन्न हो रही है। फॉर एग्जाम्पल जो है एंजाइटी न्यूरोसिस, उसमें क्या होता है, चिंता मतलब एंजाइटी, स्ट्रेस रहता है ज्यादा, किसी को कुछ भी अन इवेंट हो गया जो आपके अनुसार ना हुआ, छोटा सा छोटा इवेंट, उसमें व्यक्ति इमीडिएट घबराहट में आ जाता है और एकदम एकदम बॉडी जो है वो शिवर होने लग जाती है। आजकल ये बहुत लोगों में ये बढ़ रही है, आम जन में और यूथ्स में खासकर, जो सबसे ज्यादा मोबाइल से और टेक्नोलॉजी से दिन भर हम कनेक्टेड हैं, उनमें ये बीमारी सबसे ज्यादा हो रही है, अकेलापन और ये एंजाइटी। और इसी का एक जो जुड़ा हुआ एक बीमारी है वो है डिप्रेशन, कि माइंड में एकदम आपने होपलेस हो गए कि हमने छोड़ दिया जीवन जीने का उत्साह, जीवन में जो रस है, जो खुशी है, जो आत्मीयता है, वही सब चली गई। तो ये भी आजकल डिप्रेशन न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में ये बीमारी बहुत बढ़ रही है, क्योंकि लोगों को योग से कनेक्टेड ही नहीं है वो व्यक्ति जिसके अंदर डिप्रेशन है। तो ये बीमारियां, जो मानसिक बीमारियां, ये सिर्फ माइंड तक सीमित नहीं है, विचारों तक सीमित नहीं है, क्योंकि मन तो वानर की तरह है, बंदर की तरह। अभी आप लोग भी सब यहाँ हैं, तो सबका मन 100% यहाँ हो, 100% ये जरूरी नहीं। मन जो है वो आप बैठे यहाँ है फिजिकल, तो एक क्षण में वो जाएगा पास्ट में, एक क्षण में जाएगा फ्यूचर में। अभी जैसे क्या खाने में रहेगा, एकदम मन में विचार है, अरे शाम को क्या रहेगा, आज हमारा उपवास है, आज क्या रहेगा, एकदम कल क्या किया, आज सुबह क्या किया, इसमें मन उलझा रहता है। तो इस मन से ही हमारी कई सारी, जो योग में बताया गया है और प्राकृतिक चिकित्सा में, अपनी आयुर्वेद चिकित्सा में बताया गया, कई सारे जो रोग आजकल जो हो रहे हैं, जिसको हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, जीवन शैली की गड़बड़ होने के कारण होने उत्पन्न शरीर में होने वाले डिसऑर्डर, जो हमारा सिस्टम है शरीर का नॉर्मल, वो ऑर्डर में है, वो डिस्टर्ब हो गया, दैट इज डिसऑर्डर। सिंपल क्या क्या होते हैं उसमें, जैसे मोटापा, जैसे डायबिटीज। डायबिटीज को बीमारी नहीं है, इट्स अ डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बोलते हैं डायबिटीज को, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिज्म गड़बड़ है, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ गया है, तो ब्लड में ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है बॉडी के सेल्स के द्वारा, तो ये सिंपल फॉर्म में डायबिटीज है। और ये बिल्कुल 100% रिवर्सिबल है। यहाँ पे आके 100%, हमारे यहाँ तो हजारों रोगी अब तक जो आए हैं योगग्राम निरामयम से यहाँ तक, और पूरे भारतवर्ष में भी 100% आजकल बहुत सारे डायबिटीज मुक्त होके आज की तारीख में है, विद डेटाबेस, और खुद ही अपना डेटा भी मेंटेन कर रहे हैं कई वर्षों से, और बिना किसी औषधि के। इवन मधुघृत, मधुनाशनी भी उनको अब आवश्यक नहीं है। तो एलोपैथी में या मॉडर्न मेडिकल साइंस में सिर्फ ये बताया जाता है कि नहीं, इसके लिए दवाई लेनी है जीवन भर, उसी से आप रेगुलेट कर सकते हैं। तो वहां जो टर्म होता है वो जस्ट मेंटेनेंस और रेगुलेशन। अपने यहाँ जो उपचार है इंटीग्रेटेड पैथी, पतंजलि वेलनेस के द्वारा, हमारा जो उद्देश्य है वो शरीर को इतना एबल कर देना कि वो बीमारी शरीर से ही चली जाए। समझ रहे? तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, और इसके अलावा क्या क्या रहते हैं, जैसे कॉमन क्या बीमारी होती है, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं हाइपर टेंशन। तो इसका भी अगेन रूट कॉज क्या होता है, हाइपर टेंशन, मतलब अगेन एक्सेसिव थॉट्स, एक्सेसिव चिंता, तनाव, मन में अत्यधिक। तो कहीं ना कहीं जिसका भी ब्लड प्रेशर रेज रहता है, आप देखें उसके व्यवहार में, मन के विचारों में, और थोड़ा गुस्सा और एग्रेशन रहता है। तो ये हाइपरटेंशन वर्ड भी, ये भी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है।
जिसको 100% रिवर्स किया जा सकता है अच्छे आहार, जो स्पेसिफिक डाइट है, जैसे कि हम यहाँ पे कराते हैं लौकी कल्प, पेठे का रस, जिसमें जो भी डाइट है उसमें पोटेशियम रिच डाइट जिसको हम बोलते हैं, नारियल पानी, ये सब में पोटेशियम अच्छा होता है, पेठे में, लौकी में, है ना, एप्पल, अनार, केला। तो इस तरह से एक स्पेसिफिक डाइट प्लान जो है, इससे हाइपरटेंशन भी हजारों लाखों पेशेंट है जो पहले रेगुलर में मेडिसिन ले रहे थे, भले वो एलोपैथी की हो, आयुर्वेद की हो, बट अब सिर्फ लाइफस्टाइल भी अच्छी कर ली, डाइट अच्छी कर ली जो पतंजलि वेलनेस से सीखी है, और अब वो बीपी से मुक्त, हाइपरटेंशन से मुक्त होके अब रह रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल, ब्लड प्रेशर हमेशा नॉर्मल, इवन किसी की उम्र 50 वर्ष है, किसी की 60 वर्ष है, तो उम्र से भी कुछ इसका वो नहीं है, उम्र के हिसाब से जो एवरेज आइडियल ब्लड प्रेशर है उसमें आप आके रह सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ ब्रीफ कि कैसे किन किन बीमारियों में हमें सबसे ज्यादा रेगुलर जरूरत है। बाकी तीसरा वात रोग, आजकल जो सबसे ज्यादा रोगी आ रहे हैं हमारे पास वो वात इम्बैलेंस। तो आप सबको बेसिकली प्रवृत्ति तो पता है, वातज, पित्तज और कफज, हर बॉडी में, हर मनुष्य में तीनों ही अपने दोष हैं, ये बैलेंस में रहते हैं तो हम हेल्दी हैं। थोड़ा सा भी कुछ इम्बैलेंस हुआ तब बॉडी में रोग होते हैं। तो आइडियली एक या दो दोष ऐसे होते हैं जो आपके थोड़े एग्रेशन में रहते हैं, तो बॉडी की प्रवृत्ति और ऋतुचर्या, ऋतु के अनुसार और इसमें सीजन क्लाइमेट के अनुसार आइडियली तो वो चीजें चेंज होती है। जैसे अभी नवरात्रि है, 9 रात्रि चल रही है, तो नवरात्रि में भी कैसे बताया गया आपने अपने साइंस में, कैसे वैदिक साइंस में इसको बताया, तो लगभग ये अपनी 2 नवरात्रि मुख्य और 2 अपनी गुप्त नवरात्रि होती है। तो दिस इज द चेंज ऑफ सीजन टाइम, तो हमारी एक ऋतु से हम दूसरे ऋतु की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसमें बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, बॉडी की इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम थोड़ा सा लो रहता है। तो आप हल्का सा भी खान पीन में कुछ गड़बड़ किया, आपने ठंडा गर्म ले लिया, तो नॉर्मली क्या हो जाता है, खांसी, जुकाम, बुखार, वायरल बहुत इजीली हो जाता है, क्योंकि प्रकृति के अनुसार भी हमारी इम्यूनिटी कम है। इसलिए क्या दर्शन दिया गया, क्या बताया गया हमारे साइंस में, जो कि प्रैक्टिकली साइंटिफिकली बहुत इंप्लीमेंटेबल है, उपवास। नवरात्रि के 9 दिन पूर्णतया आप अन्न का त्याग करके रखें, और उपवास आपके शरीर और आपकी प्रकृति के अनुसार जो आपको सूट होता है, रसाहार पे या फिर फलाहार पे, और कुछ बेसिकली विटामिन मिनरल्स लेके आप 9 दिन पूरा आप गुरु के पास वास करें और बॉडी को डिटॉक्स भी करें। तो ये एक साइंस है बेसिकली एंड वेरी इंप्लीमेंटेबल, बहुत ज्यादा इसका अच्छा उपयोग है। तो जो भी रोगी आते हैं पहले अच्छे से कंसल्ट किया, अपने वैद्य से परामर्श किया, जिसको कोई बीमारी नहीं है, मैं जो बता रहा हूं, हम लोग आप लोगों में से भी, सब में से कोई बीमार नहीं, आप सब फिट लग रहे हैं, तो जिसको कोई बीमारी नहीं है, नॉर्मली हमें क्या क्या दिक्कत होती है, चलो कमर में दर्द, ये सब वात रोगों में आता है, घुटने में दर्द, थोड़े पैरों में दर्द, स्टिफनेस, गर्दन में थोड़ा सा स्टिफनेस होती है, शरीर में थोड़ा अकड़न, सुबह उठते हैं तो थोड़ा टाइटनेस रहता है, ये थोड़ा सा समय के अनुसार वात का इम्बैलेंस। और इसी का एडवांस स्टेज क्या होता है, थोड़ा सा वात जब बढ़ता है तो आर्थराइटिस, साइटिका, लंबा स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, ये तो थोड़ा सा डीजनरेटिव है। इसके ऊपर जाते हैं तो जब ऑटो इम्यूनिटी में शरीर चले जाता है, शरीर की इम्यूनिटी अपनी ही बॉडी के सेल्स को डैमेज कर रही है, तो क्या बोलते हैं, आमवात, जैसे र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, आरए, छोटे जोड़ों में दर्द, सूजन महिलाओं में ज्यादा होता है, ऐसे ही पुरुषों में क्या ज्यादा होता है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस, एवेस्कुलर नेक्रोसिस, एंकाइलोजिंग में पूरी जो रीढ़ की हड्डी है इसका स्पाइन डीजनरेट होके अपने आप चिपकने लग जाता है, और व्यक्ति का वजन भी कम होता है, पूरा स्पाइन धीरे 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 चिपकता है। ऐसे अवेस्कुलर नेक्रोसिस, जैसे कूल्हे में जो है
एकदम ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, तो हिप जॉइंट ऐसा होता है, बॉल सॉकेट जॉइंट, तो हिप जॉइंट के अंदर पूरा खून का संचारण ही खत्म हो जाता है, तो ये जॉइंट पूरा धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ये दोनों ऑटो इम्यून कंडीशंस हैं, पर आजकल ये यंग्स में, यूथ्स में काफी ज्यादा बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? अगेन इसका आदि जव्याद है, मन से संबंध तो है ही सही, और साथ साथ लाइफस्टाइल, बैठने की पोजेस, गलत बैठना, गलत चलना, खड़े रहना और गलत तरीके से लेटना, ये तीनों जो पोस्चर्स हैं, पोस्चर भी गलत, लंबे समय, जब आपकी मसल की स्ट्रेंथ कम है, जब योग भी नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, और स्पाइन, आपकी स्पाइन से आपकी एज का निर्धारण होता है। बहुत सारे लोग हैं जिसकी उम्र मान लीजिए ज्यादा भी हो, पर आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, तो इसका मतलब है कि आप, जैसे आप चक्रासन कर पा रहे हैं, पूर्ण चक्रासन, अर्ध चक्रासन अच्छे से कर पा रहे हैं, तो ये भी एक मेजरमेंट है अपनी उम्र को, अपनी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, उसको एक नापने का। ओके, तो ये भी मेटाबॉलिक एज का एक साइन है। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि बीमारियां, वात रोग में जैसे कि और भी दर्द, सर दर्द भी वात में, और ब्लड प्रेशर भी रक्तगत वात, जो ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन, इसका आयुर्वेद में हमारा जो टर्म है दैट इज रक्तगत वात, रक्त में भी अपने वात का प्रकोप होना, जिसके कारण ब्लड प्रेशर जो हम माप रहे हैं वो नॉर्मल से ज्यादा आना। नॉर्मल रेंज ऊपर नीचे की आप सबको आइडियल पता है, पर याद भी रख लें, ध्यान रख लें कि जो ऊपर की है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो नीचे का बीपी रहता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो आइडियली जो रहती है उसकी रेंज ऊपर की रहती है 100 से लेकर 130, 100 to 130 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और जो नीचे की रेंज रहती है वो रहती है 60 to 80, 60 से 80 तक। तो जैसे बाय डिफॉल्ट हम में से आपका रैंडम किसी का चेक करें, किसी का आएगा 110 बाय 70, किसी का आएगा 120 बाय 80, तो ये नॉर्मल एकदम 110 70 120 80 या 118 बाय 78, तो ये सबसे परफेक्ट रेंज है ना। इससे कम जो होता है वो हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर, खासकर महिलाओं में होता है, जो कमजोर है या जिनका नमक का कंटेंट कम है या फिजिकल एक्सर्शन ज्यादा है, ये जेनेटिक भी होता है कई बार, लो ब्लड प्रेशर है ना। कई बार पुरुषों में कम देखने को मिलता है, पर पुरुषों में भी देखने को मिल जाता है, तो वो भी ठीक किया जा सकता है। लो और हाई दोनों चीजें ही अपने बैलेंस और रेगुलेट की जा सकती हैं। तो कैसे? और हाई ब्लड प्रेशर क्या रहेगा, जैसे मैंने रेंज बता दी, इससे ऊपर। अब जैसे उम्र है 45 वर्ष, आप में से कईयों की हो सकती है, तो आपका ब्लड प्रेशर मान लीजिए 130 बाय 90 आया, तो 45 से 60 वर्ष तक भी ये 130-90 तक ठीक है, ये अपर लिमिट है। पर 140 बाय 90 या 150 बाय 100 या इससे ऊपर तो बिल्कुल रिस्की है। जो एक पुरानी जो मेडिकल साइंस की जो बुक होती थी उसमें भी बताया गया था कि सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दोनों को प्लस किया जाए अगर, तो 250 से ऊपर जा रहा है तो वो सबसे ज्यादा रिस्की है। तो उम्र के साथ ये लगभग प्लस करके 250 तक भी जा रहा है। मान लीजिए 65 वर्ष उम्र है, फिजिकली आप फिट है, पर आपका ब्लड प्रेशर मैक्सिमम आ रहा है 150 बाय 100 कभी कभी, बाकी 140-90 मेंटेन हो रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ध्यान पूर्वक रखने की बात क्या है कि आपको अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और आपको सिम्टोमेटिक फील हो रहा है, आपको पाल्पिटेशन हो रही है, सर में भारीपन, धक धक हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, आंखों में लालपन आ रहा है, तो इमीडिएट आपको फिर उपचार की आवश्यकता है। तो फिर भी एक मैंने आपको रेंज बताई कि कम उम्र के पड़ाव से धीरे धीरे बढ़ता भी है उम्र के साथ साथ। जैसे यंग्स यूथ का 28-30 साल में किसी का भी 120-80 या 110-70 आप देखेंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो धीरे धीरे इसकी रेंज बढ़ेगी और उस पर आपकी बॉडी स्टेबलाइज फिट रहेगी। ओके, पर इसको कब कब नापना होता है? मेन जब तनाव में है व्यक्ति, जब गुस्से में है, तब जब ये बढ़ रहा है, इसी के कारण फिर इससे रिलेटेड चीजें होती है। अगर मेडिसिन भी नहीं ले रहा है और लाइफस्टाइल भी नहीं फॉलो कर रहा है, योग भी नहीं कर रहा है, और आप इसके अनुसार
बहुत ज्यादा हो रहा है, आप जैसे गुस्से में आपका 150/100 के ऊपर जा रहा है, 160/100, 180/110 ब्लड प्रेशर, तब ये शरीर के लिए नुकसान कैसे करेगा। इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है हाई बीपी के, जिसके लिए पूरी दवा दी जाती है। स्ट्रोक, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट जिसको बोलते हैं, ब्रेन में बीपी ज्यादा होने के कारण छोटी सी जो अपनी आर्टेरियोल है वो बर्स्ट हो जाती है प्रेशर ज्यादा के कारण, अब वो ब्रेन में क्लॉट बना लेती है। अब इसी के बाद क्या होता है, पोस्ट स्ट्रोक हेमीपैरेसिस, पैरालिसिस जिसको बोलते हैं। तो पैरालिसिस का वन ऑफ द मेन कॉज है हाई ब्लड प्रेशर, अनरेगुलेटेड ब्लड प्रेशर। और ये कभी कभी सिर्फ व्यक्ति एकदम गुस्से में आ जाता है, एकदम ज्यादा एंगर में या एकदम ज्यादा तनाव में, तब भी ये चीज पॉसिबली एक्सीडेंटली हो जाती है। उसके बाद फिर पैरालिसिस होने की संभावना रहती है, या तो पैर में, हाथ में एक तरफ, या चेहरे पे, या पूरे शरीर में। ठीक, ये एक मेजर कॉम्प्लिकेशन होता है ब्लड प्रेशर का। और कार्डियक फेलियर भी एक कॉम्प्लिकेशन है। ठीक, तो इस तरह से मैंने आपको जस्ट आपको बताया, क्योंकि ये मेल्स में सबसे ज्यादा कॉमन है। आप सबको अपने ब्लड प्रेशर पे एक चेक रखना चाहिए, और अगर थोड़ा सा भी आपका ज्यादा है तो उसको आपको नेचुरली रेगुलेट करके अपनी मुक्तावटी और बीपी ग्रेड बहुत अद्भुत इसके रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छे से उसको रेगुलेट करती है। साथ में डाइट थेरेपी जो अपना है, उपवास चिकित्सा, और सबसे पहले देखा जाए तो अपना वजन जो अत्यधिक है अगर शरीर में, तो उसको कम किया जाए उपवास के द्वारा, योग के द्वारा, वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो आजकल की जो बीमारियां हैं, जो मैंने आपको बताया, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, इसका कहीं ना कहीं लिंक कहीं ना कहीं दो चीजों से मिल रहा है। एक तो मन का, तो मैंने बताया शरीर में वजन, और तीसरा जो है अपना इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी। तो वात पित्त कफ तीनों आयुर्वेद के अनुसार और नेचुरोपैथी के अनुसार, योग के अनुसार भी हमारा जो मेन कहीं ना कहीं डिसीज 95 से 99% डिसीज उसका जो ओरिजिन है, और वात पित्त कफ का जो इम्बैलेंस है, ये शरीर में टॉक्सिसिटी है, वो हम कहाँ से देखते हैं, हमारा माउथ से लेके एनस, जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं, जिसमें मुंह के बाद इसोफेगस, फिर स्टमक, फिर उसके बाद अपनी छोटी आंतें, 3 हिस्से में, फिर बड़ी आंत ना। तो ये है, तो पेट के रोग से सारे रोग कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। और पेट ऐसी चीज है जो मन से डायरेक्टली लिंक रहता है। आप देखिए एग्जाम में, बच्चों में, या आपने सबने एक्सपीरियंस किया होगा, जब एग्जाम रहता है अगले दिन, कोई सा भी स्ट्रेसफुल इवेंट रहता है या कोई टेस्ट रहता है, तो आपके बवल मूवमेंट्स थोड़े गड़बड़ हो जाते हैं। तो कभी आपको लगेगा कि बार बार जाने की इच्छा हो रही है ना, कभी कब्ज या कभी दस्त।